नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम जो कि हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलता है, उसके प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि पोलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, छोटा सा रिकैप हम किसका ले लेते हैं, हमारी लास्ट क्लास का ले लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में वो क्या हमें याद है या नहीं है। चलिए आइए, तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमने हमारे एंजियोस्पर्म के एंथर के बारे में पढ़ा था वो क्या था। हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारे एंथर का शेप, स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, शेप में और स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जब हम हमारे एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं तो वो क्या था, कैसा दिखा हमारे को वो दिखा टेट्रागोनल। कैसा दिखा, टेट्रागोनल दिखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो हमारा एंथर है वो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से एंटीरियर रीजन से क्या है, डिवाइडेड है इनटू 2 लोब्स। किस में डिवाइडेड था, 2 लोब्स में डिवाइडेड था। इसलिए हमने एंजियोस्पर्म के एंथर को क्या बोला था, बाइलोब्ड बोला था। क्या बोला था, बाइलोब्ड बोला था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारा लोब है, एक सिंगल लोब है, उसमें क्या थे, 2 थीका थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला, डायथीकस बोला था। राइट, एंड फिर हमने देखा कि हर थीका, एक कंप्लीट एंथर में हमारे पास 4 थीका है और चारों थीका हमारे क्या बना रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम बना रहे थे। तो हमने उसको फिर क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट बोला। क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या थे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे एंथर के शेप और स्ट्रक्चर के। इतनी बात आई समझ। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था राइट। तो उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की क्या पढ़ी थी, 4 वॉल्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, 4 वॉल्स पढ़ी थी। अगर हम बाहर की तरफ से अंदर आते हैं तो सबसे पहली वॉल हमारी कौन सी आती है, दैट इज आर एपिडर्मिस। दैट इज आर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस कैसी थी, सिंगल लेयर थी, 2n थी, क्योंकि ये क्या थी, स्पोरोफिटिक टिश्यू थी। कैसी थी, स्पोरोफिटिक टिश्यू थी। किसी भी प्रकार का मियोसिस यहाँ पे हुआ नहीं था, इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी, सिंगल लेयर थी और क्या फंक्शन करती थी, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस का फंक्शन करती थी। दूसरी हमारी लेयर क्या थी, दूसरी हमारी लेयर थी एंडोथीशियम। दूसरी लेयर क्या थी हमारी, एंडोथीशियम थी। इसकी स्पेशलिटी, इसकी खास बात क्या थी कि जो इसके सेल्स हैं वो कैसे थे, हाइग्रोस्कोपिक थे। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये फूल के क्या हो जाते हैं, मोटी हो जाती है सेल। तो किस में मदद करती है, प्रोटेक्शन में मदद करती है। लेकिन जब ये सेल्स क्या होते हैं, वाटर लॉस होता है इनमें से, तो ये वाली लेयर ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे एंथर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, मतलब एंथर डिहाइस करते हैं। एंड एंथर के फटने से कौन रिलीज होता है बाहर, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो जो हमारी एंडोथीशियम है, सिंगल लेयर थी, 2n थी, लार्ज सेल्स थे और साथ ही में कैसे सेल्स थे, हाइग्रोस्कोपिक सेल्स थे। फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एंडोथीशियम है वो प्रोटेक्शन करती है और डेहिसेंस में काम आती है। तीसरी हमारी जो मल्टी लेयर थी वो क्या थी, हमारी मिडिल लेयर थी। कौन सी थी, मिडिल लेयर थी। ये मिडिल लेयर कैसी थी तो ये भी 2n, लेकिन इसके हमारे पास में मल्टीपल लेयर्स थे, 2 to 3 लेयर्स थे। क्या है इसकी खासियत कि ये जो मिडिल लेयर है इसका फंक्शन है नरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना। किसको देना, स्पोरोजेनस टिश्यू को देना। जैसे ये नरिशमेंट देती है ये क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, मतलब कि ये कैसी थी, शॉर्ट लिव्ड थी, एफिमेरल थी। ठीक है,
फोर्थ लेयर हमारी आई थी जिसके बारे में हमने बोला था टैपेटम, जो कि हमारी बहुत ही सिग्निफिकेंट लेयर थी और इसके भतेरे काम थे। सबसे पहला काम था इसका क्या कि भाई ये नरिशमेंट देगी स्पोरोजीनस टिश्यू को। दूसरा काम था कि ये क्या बनाएगी, पोलन किट बनाएगी, जिससे कि जब इंसेक्ट आएगा तो पोलन किट के जरिए से पोलन ग्रेन स्टिकी हो जाएंगे एंड उसके वजह से ये इंसेक्ट पर चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। फिर जब इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएगा तो क्या हो पाएगा, हमारा पॉलिनेशन हो पाएगा। पोलन किट की बात समझ आ गई। तीसरा हमने बोला था कि जो टैपेटम है वो क्या बनाता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है, जिसको हमने बोला था स्पोरोपोलेनिन। बोला था स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता था, हमारे पोलन ग्रेन का आउटर लेयर बनाता था, मतलब एग्जाइन बनाता था। स्पोरोपोलेनिन क्या करता था, हार्डेस्ट सब्सटेंस था और पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट बनाता था एक्सट्रीम कंडीशन से, चाहे वो एसिड हो, एल्कली हो, बेस हो, किसी भी प्रकार का टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हो, तो उससे हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टैपेटम था वो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन भी बनाता था, इंजाइम्स भी बनाता था। इंजाइम्स हमने 3 एंजाइम्स पढ़े थे, कैलेस, पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेस, 3 एंजाइम पढ़े थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारा जो टैपेटम है वो एक हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड भी बनाता था। इतनी बातें हमने सारी पढ़ी थी, इतनी बातें पढ़ी थी। अब हमें याद है कि जो हमारी लास्ट मेम्ब्रेन थी टैपेटम, इसके बाद में क्या आता था, इसके बाद में आता था हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या आता था, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में। चलें बात करते हैं हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या था, दिस वाज अ मास ऑफ होमोजीनस सेल्स। क्या था ये, एक होमोजीनस सेल्स का मास था। क्या है ये, होमोजीनस सेल्स का मास था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। होमोजीनियस सेल्स का मास था। डायग्राम बना लेते हैं हम। सो बाहर क्या थी, बाहर हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की एपिडर्मिस थी। उसके बाद एक अलग कलर से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर फिर हमारी क्या थी, हमारे पास में काफ़ी सारी मिडिल लेयर्स थी जो कि मल्टी लेयर्ड थी, राइट। एंड इसके बाद में हमारे पास क्या आ गई, इसके बाद में हमारे पास आई टैपेटम। इसके बाद में क्या आई हमारे पास में, टैपेटम आई, जो कि क्या करती थी, स्पोरोजीनस टिश्यू का नरिशमेंट करती थी। अब इस टैपेटम के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या था, होमोजीनस सेल्स का एक टिश्यू था, मास था, राइट। ऐसे ही याद है आपको, ऐसा ही कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस मास ऑफ सेल्स को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस मास ऑफ सेल्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, क्या बोला हमने, स्पोरोजीनस टिश्यू बोला। वॉल्स की भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये है हमारी एपिडर्मिस, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में एंडोथीशियम, फिर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मिडिल लेयर्स हैं, ये तीनों क्या है, मिडिल लेयर्स हैं। एंड हमारी ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये क्या है, टैपेटम है, जो कि स्पोरोजीनस मास को, टिश्यू को क्या देती है, नरिशमेंट देती है। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। तो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये हमारे को यहाँ पर दिख रहा है, राइट। अब जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, जो ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसका काम क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है इसमें काफ़ी सारे क्या है, सेल्स हैं, काफ़ी सारे क्या है, सेल्स हैं। और हर सेल, एक एक सेल, ये जो आपको इतने सारे यहाँ पर सेल्स दिख रहे हैं, हर एक सिंगल सेल एक क्या है, पोटेंशियल, एक पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या होता है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, ये मम्मी है, किसकी मम्मी है, किसकी मदर है,
हमारे माइक्रोस्पोर्स की, जो कौन क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। एंड माइक्रोस्पोर्स इवेंचुअली क्या बनाते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। इतनी बात आई समझ, इतनी बात समझ आई कि जो हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू है उनमें हर एक सेल, वो बहुत सारे सेल्स का क्या है, एक गुच्छा है, एक ग्रुप है, राइट। होमोजीनस सेल्स मतलब एक जैसे दिखने वाले सारे सेल्स हैं, उनका जो ये गुच्छा है उनमें से हर एक सेल क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हमारा जो स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है और क्या बनाता है, हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक है, यहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स में कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की जो प्लॉइडी है वो 2n है, क्योंकि ये एक स्पोरोफिटिक टिश्यू है। वैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी क्या है, 2n ही रहेगी। क्या रहेगी, 2n ही रहेगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद में जब हमारा क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल विल इवेंचुअली फॉर माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर बनाने के लिए क्या होगा, हमारे को प्लॉइडी कम करनी होगी। जब प्लॉइडी कम करनी है तो इस प्लॉइडी को कम करने के लिए हम कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे। कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे। एंड मियोसिस करने से हमारे पास में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिनकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब कि वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। एंड माइक्रोस्पोर्स, एंड हमारे जो क्या है, माइक्रोस्पोर्स हैं, जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं वो इवेंचुअली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, किस में डिफरेंशिएट करेंगे, किस में मैच्योर करेंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स में। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। देख ले कि अब हमारे पास में ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कैसे बन रहे हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू से। हम ये देखेंगे यहाँ पर कि स्पोरोजीनस टिश्यू से कैसे हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। और यहाँ पर एक टर्म आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम योर स्पोरोजीनस टिश्यू। आई इतनी बात समझ में। देखें डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या था, होमोजीनस मास था। क्या था ये, होमोजीनस मास है ऑफ सेल्स, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोला है, स्पोरोजीनस टिश्यू बोला है। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू में से हम क्या करेंगे, एक सेल को निकालेंगे और उसका डेवलपमेंट देखेंगे। इतनी बात आई समझ। चलो तो यहां से हमने क्या किया, एक सेल को निकाल लिया। ये क्या है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल है। इतनी बात आई समझ में। अब ये सेल क्या है, ये सेल डिफरेंशिएट करता है। ये सेल क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। लिख लेते हैं यहाँ पर कि इस सेल ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके इसने क्या बनाया है, डिफरेंशिएट करके इसने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लिया है। क्या बना लिया है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, MMC बोल रहे हैं। हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल की प्लॉइडी क्या थी, प्लॉइडी को यहाँ पर लिख लेते हैं ऑरेंज कलर से ताकि हमारे को दिखती रहे प्रोमिनेंटली। 2n है, वही 2n हमारे यहाँ पर किसकी प्लॉइडी है,
माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो करेगा, इसको क्या बनाना है, इसको इवेंचुअली बनाना है मेल गमीटोफाइट। क्या बनाना है, मेल गमीटोफाइट बनाना है, जो कि इवेंचुअली क्या बनाएगा, मेल गमीट बनाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि जो गमीट्स होते हैं उनकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब प्लॉइडी को जब हमारे को हाफ करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिवीजन करना पड़ेगा जो क्या होएगा, रिड्यूस करेगा प्लॉइडी को। मतलब कि हमारे को यहाँ पर क्या करना है, रिडक्शनल डिवीजन करना है, दैट इज मियोसिस। तो अब यहाँ पर क्या होएगा हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस 1। क्या आएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस कर रहा है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस कर रहा है तो यहाँ पर जो हमारी प्लॉइडी है वो हाफ होएगी। मतलब कि ये सेल डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 2 सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 सेल्स बनाएगा। बन गए 2 सेल्स। लेकिन अब इन सेल्स की जो प्लॉइडी है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है। क्या हो गई है, हाफ हो गई है। इतनी बात समझ आ गई। मियोसिस 1 से जो 2n प्लॉइडी थी उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ और वो क्या बन गई, n और n बन गई। ठीक है, अब इसके बाद में वापस से क्या होगा, मियोसिस 1 क्या करेगा, मियोसिस 1 के बाद में क्या होएगा, मियोसिस 2 होएगा। क्या होएगा, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 कैसा डिवीजन होता है हम सब जानते हैं, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब कि सिमिलर टू माइटोसिस, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, प्लॉइडी नंबर सेम रहता है और फर्दर रिड्यूस नहीं होता है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएंगे, जो 2 माइक्रोस्पोर्स बने थे, नाउ दे आर डिवाइडिंग टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। टेट्राड क्यों बोला है, क्योंकि जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं वो एक साथ जुड़कर कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब आप यहाँ देखो कि ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो आपस में क्या है, अटैच्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं ये क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में कैलोज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कैलोज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कैलोज लगा हुआ है। कैलोज क्या करता है, आपके चारों माइक्रोस्पोर को जोड़ कर रखता है जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है। जब तक क्या नहीं आती है, मैच्योरिटी नहीं आती है। जैसे ही मैच्योरिटी आती है, हमने एक एंजाइम पढ़ा था जिसका नाम था कैलेज। जिसका नाम क्या था, कैलेज था। तो जो कैलेज है, जो टैपेटम हमारी बना रही थी, कौन बना रही थी, टैपेटम एंजाइम्स बना रही थी। उन चारों एंजाइम, इन तीनों एंजाइम्स में से एक एंजाइम क्या था, कैलेज था। ठीक है, कैलेज क्या करेगा, यहाँ पर कैलेज जो ये कैलोज लगा हुआ है चारों तरफ पे, इसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन होते ही चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे एंड दे विल इवेंचुअली फॉर्म पोलन ग्रेन्स। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कब होता है, कैलेज कब रिलीज होता है, मैच्योरिटी पे रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, मैच्योरिटी पे रिलीज होता है। अब यहाँ हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का अरेंजमेंट है वो कुछ 2-3 तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, जो सिंगल कॉटिलिडन वाले होते हैं मोनोकॉट्स, उनमें कैसा अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। ये 2 ऊपर
और 2 नीचे, और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये अरेंजमेंट किस में होता है? मोनोकॉट्स में होता है। यहां अगर हम डाइकॉट्स की बात करें, यहां अगर हम किसकी बात करें? डाइकॉट्स की बात करें, तो डाइकॉट्स में ये कैसे अरेंज होते हैं? एक, जैसे कि ये एक यहां पर है, एक माइक्रोस्पोर ऐसे अटैच है, एक माइक्रोस्पोर ऐसे अटैच है, और एक माइक्रोस्पोर पीछे की तरफ अटैच्ड है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। ये सब किससे जुड़े हैं? यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये सब किससे जुड़े हुए हैं? माइक्रोस्पोर्स आर अटैच्ड विद, माइक्रोस्पोर्स आर अटैच्ड विद, माइक्रोस्पोर्स आर अटैच्ड विद, किससे अटैच्ड होते हैं ये? कैलोज से। कौन सी शुगर से अटैच्ड होते हैं ये? कैलोज से अटैच होते हैं, और चारों एक साथ रहते हैं। ठीक है। जब प्लांट में क्या आती है? जब प्लांट क्या करता है? प्लांट अटेन्स मैच्योरिटी। जब क्या अटेन होती है? मैच्योरिटी अटेन होती है। तो मैच्योरिटी पे कौन रिलीज होता है? रिलीज कौन होता है? कैलेज रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? कैलेज रिलीज होता है। कौन रिलीज करके जाता है ये? कौन रिलीज करके जाता है? टैपेटम करके जाता है ये रिलीज। कौन करके जाता है? टैपेटम, जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर वाली लेयर थी। आया याद? ठीक है। जब कैलेज रिलीज हो जाता है तो हमारे जो क्या है, हमारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, वो फ्री हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली दीज फॉर्म पोलन ग्रेन्स। क्या हो जाते हैं? यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो कैलेज की वजह से क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। कौन से एंजाइम की वजह से फ्री हो जाते हैं? कैलेज की वजह से फ्री हो जाते हैं, एंड ये क्या बना लेते हैं? पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं। इतनी बात समझ आई? समझ आई? ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम स्पोरोजीनस टिश्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम योर स्पोरोजीनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आ गई बात समझ में? अब हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, जहां पर हम स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे और एक बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लेंगे। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू कैसा है? ग्रुप है ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स। ठीक है, इतनी बात पता है हमें। ऑक्यूपाई कहाँ होता है? कहाँ मिलता है हमारे को? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। और किससे सराउंडेड होता है? टैपेटम की लेयर से सराउंडेड होता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ है हमारे। ये क्या करता है? स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, एंड इवेंचुअली माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है ना, उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे हम। आइए, ठीक है, चलिए। तो स्पोरोजीनस टिश्यू का हर सेल क्या, कैसे एक्ट करता है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है, जिसकी प्लॉइडी 2n रहती है, क्योंकि वो एक स्पोरोफिटिक टिश्यू है।
इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होएगा? अब मियोसिस 1 होएगा और फिर क्या होएगा? मियोसिस 2 होएगा। पहले रिडक्शनल डिवीजन होएगा जिससे कि प्लॉइडी हाफ होएगी, फिर इक्वेशनल डिवीजन होएगा जिससे कि हमारे पास में क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन जाएंगे और जैसे ही हमारा जो एंथर है वो मैच्योर करेगा, मैच्योर करने के बाद वो क्या होएगा? डिहाइड्रेट होगा। एंडोथीशियम की जो वॉल्स थी जिन्होंने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रखा था, वो मॉइस्चर लूज कर देंगी एंड वो क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। ड्राई होने से जो हमारा एंथर है वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, डिहाइस हो जाएगा। एंड डिहाइस होने की वजह से कैलोज जिसने माइक्रोस्पोर टेट्राड को जोड़ रखा है वो कैलेज एंजाइम से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से डिसोसिएट करेंगे एंड किसमें मैच्योर करेंगे? इनटू पोलन ग्रेन्स। किसमें मैच्योर करेंगे? पोलन ग्रेन्स में मैच्योर करेंगे। तो इतनी बात समझ आई कि कैसे हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू से पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पोलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट क्या था? हमारा पोलन ग्रेन्स था। तो ये तो देख लें कि भाई पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो जैसे ही हमारे नए फ्लावर्स आते हैं उनके अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है? स्पोरोजीनस टिश्यू से हमारे माइक्रोस्पोर्स बनना चालू हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स इवेंचुअली मैच्योर होके क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स हैं क्या? तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे, ये हमारे मेल गमीटोफाइट हैं। क्या है? मेल गमीटोफाइट है जिनके अंदर हमारे क्या है? मेल गमीट्स हैं। क्या है? मेल गमीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, अगर हम उनके शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ज़्यादातर हमारे को कैसे दिखते हैं? ज़्यादातर हमारे को ये स्फेरिकल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? स्फेरिकल दिखते हैं। अगर हम इनके साइज की, डायमीटर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होगा। क्या होगा? पोलन ग्रेन्स का जो डायमीटर है वो कितना होगा? 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में लगभग होगा। इतनी बात समझ आई? राइट। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्फेरिकल हैं, तो पोलन ग्रेन्स तो कहीं भी जाकर उड़ के गिर सकते हैं ना। डेहिसेंस के बाद में जो पोलन ग्रेन्स है, जब एंथर फट रहा है, डिहाइस हो रहा है, उसमें पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं बाहर। अब वो निकल के कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है वो किसी एसिडिक कंडीशन में चले जाएं, कहीं ऐसे चले जाएं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पीएच या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है मतलब कि लो पीएच है, या बहुत ज़्यादा हाई पीएच है मतलब बेसिक कंडीशंस है, अल्कलाइन कंडीशंस है। तो हमारा पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड रहे, इंटैक्ट रहे, उसके लिए हमारे पोलन ग्रेन के चारों तरफ, पोलन ग्रेन के चारों तरफ क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो जो पोलन ग्रेन है वो तो खुद एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। लेकिन इस ही पोलन ग्रेन के बाहर हमारे पास एक 2 लेयर्स की लेयरिंग होती है। मतलब पोलन ग्रेन को बचाने के लिए, चाहे सर्दी हो मतलब कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो, गर्मी हो, हाई टेम्परेचर हो, एसिड, अल्कलाइन, किसी भी प्रकार का ह्यूमिडिटी का, मॉइस्चर का एनवायरनमेंट हो, उससे बचाने के लिए हमारे पोलन ग्रेन को क्या पहनाए जाते हैं? कुछ लेयर्स पहनाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये जो क्या है, ये 3 लेयर्स से हमारे मिलकर बने होते हैं हमारे पोलन ग्रेन के कपड़े। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब इन दोनों लेयर्स को, ये जो दोनों लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स को मिलाकर क्या बोला जाता है?
बोला जाता है स्पोरोडर्म। क्या बोला जाता है? स्पोरोडर्म बोला जाता है, मतलब कि माइक्रोस्पोर की ये क्या है? कवरिंग है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? स्पोरोडर्म। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये जो स्पोरोडर्म है ये 2 लेयर्स से बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये जो स्पोरोडर्म है ये 2 लेयर्स से बनी हुई है। बाहर हमने एक ऑरेंज कलर की थोड़ी सी रफ बनाई है लेयर, और अंदर हमने क्या बनाई है? एक कंटिन्यूअस स्मूथ लेयर बनाई है। ठीक है, तो लिख लें कि स्पोरोडर्म किससे बनी हुई है? जो हमारी स्पोरोडर्म है, दिस स्पोरोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। एक आउटर लेयर, एक क्या है? आउटर लेयर है, और एक क्या है? इनर लेयर है। एक क्या है? इनर लेयर है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। एक्स से एक्सटर्नल और एक्स से एक्साइन। ठीक है, और इनर लेयर को इन से इनर और इन से इंटाइन। ये याद रखने का तरीका है अपना। ठीक है, इन से इनर और इन से इंटाइन। तो जो हमारी स्पोरोडर्म है वो 2 लेयर्स से बनी हुई है। आओ लेबलिंग करते हैं। आउटर मोस्ट क्या है? आउटर मोस्ट है हमारी एक्साइन, राइट, और जो इनर वाली है वो क्या है? हमारी इंटाइन है। क्या है? हमारी इंटाइन है। इतनी बातें आई समझ में? तो बेसिक सा एक स्ट्रक्चर जो हमारा पोलन ग्रेन था वो हमने यहाँ पर देख लिया सुपरफिशियल लेवल पे। अब हम मारेंगे थोड़ी सी डुबकी, मतलब अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इन डेप्थ। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स है, दिख रहे हैं आपको कितने सारे पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पर, कितने सारे अलग अलग प्रकार के पोलन ग्रेन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। कोई हमारे को है सब स्फेरिकल, यहाँ पर कॉमन क्या चीज दिख रही है सब स्फेरिकल, लेकिन सबकी जो आउटर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी अलग अलग है। थोड़ी क्या है? अलग अलग है। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं वो किसकी वजह से हैं? हमारे एक्सटर्नल आउटर मेम्ब्रेन की वजह से, आउटर लेयर की वजह से हैं, जिसको हमने क्या बोला था? एक्साइन बोला था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे स्पोरोडर्म की, राइट। तो ये स्पोरोडर्म है क्या? स्पोरोडर्म है माइक्रोस्पोर के चारों तरफ की एक 2 लेयर्ड वॉल। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? कि जो स्पोरोडर्म है वो क्या है? चारों तरफ सराउंड करती है हमारे पोलन ग्रेन को, और किसकी बनी हुई होती है? 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, नाउ अब ये स्पोरोडर्म जो है 2 लेयर्स की बनी हुई है, तो 2 लेयर्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहली जो आउटर लेयर है वो कौन सी है? एक्सटर्नल लेयर एक्साइन, और इंटरनल लेयर हमारी कौन सी है? इंटरनल लेयर है हमारी इंटाइन। इंटरनल लेयर हमारी कौन सी है? इंटाइन है। यहाँ एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा पोलन ग्रेन का डायग्राम बना लेते हैं। तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो किससे कवर्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होने के बाद में हमारे पास में अंदर क्या है? इंटाइन की लेयरिंग है। किसकी लेयर है? इंटाइन की लेयर है, राइट। एंड हमारे पास में इंटाइन से बाहर किसकी लेयर है? एक हार्ड आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्साइन बोल रहे हैं। तो ये जो एक्साइन है, इंटाइन है, दोनों क्या है? लेयरिंग कर रहे हैं पोलन ग्रेन की। ये क्या है? क्लोथ्स हैं जो कि आपके पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं, जो कि आपके पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं। ये क्या है? एक्साइन है, और अंदर पिंक वाली क्या है? इंटाइन है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम देखेंगे और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? चलो, तो जो एक्साइन है हमारे यहाँ पर, उसको यहाँ पर देखें तो वो क्या है? हार्ड है। एक्साइन क्या है? हार्ड है।
आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड है और आउटर मोस्ट लेयर है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद में जो एग्जाइन है वो क्या है, किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन से। किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। ये स्पोरोपोलिनिन हमने कहाँ पढ़ा था, कौन बना के जाता है स्पोरोपोलिनिन को, टैपेटम बना के जाती है। क्या काम है इस स्पोरोपोलिनिन का, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के वजह से ये क्या है, रेजिस्टेंट है। किसको रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है एसिड्स से, रेजिस्टेंट है एल्कली से, रेजिस्टेंट है मतलब रेजिस्टेंट टू पीएच। देन यहाँ पर टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है स्पोरोपोलिनिन, एंड साथ ही में मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, उससे रेजिस्टेंट है। और कोई भी तरह के एंजाइम्स हो उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। किसको, हमारे पोलन ग्रेन को। इसी वजह से, इसी हार्ड सब्सटेंस की वजह से, हार्ड आउटर मोस्ट लेयर की वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो अलग अलग प्रकार के क्या बनाता है, पैटर्न्स बनाता है। क्या बनाता है, पैटर्न्स बना सकता है। राइट, क्या बनाता है, पैटर्न्स बना सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स के जो एक्सटर्नल पैटर्न्स हैं वो बहुत ही अलग अलग है। राइट, एंड इसी हार्ड सब्सटेंस की वजह से, इसी हार्ड सब्सटेंस की वजह से हमारा पोलन ग्रेन बहुत सालों तक इंटैक्ट रहने की वजह से क्या और बन जाता है, फॉसिल भी बन जाता है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हमें एज फॉसिल्स भी मिले हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन्स का फॉसिलाइजेशन भी हुआ है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर और हमारे पास में क्या है, पोलन ग्रेन के एग्जाइन जो है कुछ कुछ जगहों पर एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एग्जाइन एब्सेंट है, जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है कि एग्जाइन एब्सेंट है, तो मतलब एग्जाइन क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। कैसी लेयर है, एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। और जहाँ जहाँ एग्जाइन एब्सेंट है उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, उस जगह को हम बोल रहे हैं जर्म पोर। क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर बोल रहे हैं। ये जो जर्म पोर है यहाँ से कौन बाहर आती है, हमारी पोलन ट्यूब बाहर आती है। तो जब भी क्या होता है, जब भी पॉलिनेशन होता है और पोलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर क्या होएगा, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होएगा। जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगी बाहर, पोलन ट्यूब निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब ऐसे जगह पे अगर एग्जाइन प्रेजेंट हो, अगर एग्जाइन प्रेजेंट होगी तो वो पोलन ट्यूब बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि एग्जाइन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एग्जाइन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ऐसे कुछ जगह होते हैं जहां पर एग्जाइन एब्सेंट होता है और उन जगहों से बाहर क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। और जहां से पोलन ट्यूब निकलती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो एग्जाइन क्या है, हार्ड आउटर मोस्ट लेयर है, डिसकंटिन्यूअस है। किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट बनाता है एसिड्स के लिए, अल्कलाई के लिए, टेम्परेचर के लिए, मॉइस्चर के लिए एंड एंजाइम्स के लिए। इतनी बात समझ आ गई। साथ ही में इस हार्ड सब्सटेंस की वजह से एग्जाइन पर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं एंड डिफरेंट पैटर्न्स बनने के वजह से और इस हार्ड सब्सटेंस की वजह से बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फॉसिल्स बन गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। इंटाइन पे चले, चलो आओ इंटाइन पे चलते हैं। अब इंटाइन क्या है, इंटाइन इज द इनर लेयर टू एक्साइन। तो क्या बोलेंगे हम, इनर टू एक्साइन, इनर टू एक्साइन, ठीक है। थिन लेयर है, कैसी लेयर है, थिन लेयर है। एंड
क्या इंटाइन भी कहीं कहीं मिसिंग है, डिसकंटिन्यूस है? नहीं, इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो इंटाइन है वो कैसी है? कंटिन्यूअस लेयर है। कैसी लेयर है? कंटिन्यूअस लेयर है। अब जब ये कंटिन्यूअस लेयर है और थिन है तो इसका कोई ना कोई तो काम होगा। इसका क्या होएगा? कोई ना कोई तो काम होगा। अब इंटाइन किसकी बनी हुई है? जैसे एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, इंटाइन किसकी बनी हुई है? इंटाइन बनी हुई है सेल्यूलोज और साथ में पेक्टिन की। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की हमारी इंटाइन बनी हुई है। एक्साइन का काम क्या है? हमारे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना। इंटाइन का काम क्या है? इंटाइन का काम है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। किसका क्या काम है? इंटाइन का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इतनी बात समझ आ गई? तो जब भी क्या होएगा? जब भी एक्सटेंशन होएगा, किसका एक्सटेंशन होएगा? एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। जब भी इंटाइन एक्सटेंड करेगी तो क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी, जो कि कहाँ से बाहर निकल कर आएगी? जर्म पोर से बाहर निकल कर आएगी। यहाँ मार्क कर देते हैं कि ये जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने पूरा हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके साथ में हमने उसकी स्पोरोडर्म जो कि 2 लेयर्ड वॉल है उसके बारे में भी पढ़ा। अब फटाफट से क्विक रिवीजन मार लेते हैं हमारे पोलन ग्रेन के बारे में, साथ ही में उसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, तो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गमीटोफाइट है। क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गमीटोफाइट है। यूजुअली इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। एनसीईआरटी की अगर हम बात यहाँ पे उठा के देखें तो डायमीटर कैसा होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। एंड जो पोलन ग्रेन है वो एक प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल से सराउंडेड रहता है, जिसको हमने क्या बोला था? स्पोरोडर्म बोला था। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्पोरोडर्म है वो 2 लेयर से बनी हुई थी। 2 लेयर थी ना। पहली लेयर क्या थी? एक्साइन थी। पहली लेयर क्या थी? एक्साइन थी। तो एक्साइन क्या थी? हार्ड आउटर मोस्ट लेयर। क्या थी? हार्ड आउटर मोस्ट लेयर थी। किसकी बनी हुई थी? कॉम्पोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। किसकी बनी हुई थी? स्पोरोपोलिन की बनी हुई थी। स्पोरोपोलिन से बनने के वजह से क्या कैसी थी हमारी एक्साइन? रेजिस्टेंट टू एसिड्स, एल्कलाइज, एंजाइम्स, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इतनी बात समझ आई? एंड इसी स्पोरोपोलिन की वजह से अलग अलग पैटर्न्स बनते थे हमारे एक्साइन में, जिसकी वजह से क्या होते थे? फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स और डिजाइन्स बनते थे। एंड बिकॉज स्पोरोपोलिन इतना हार्ड सब्सटेंस है तो उसकी वजह से हमारे पोलन ग्रेन्स बहुत सालों तक इंटैक्ट रहते थे एंड उनके क्या होते थे? फॉसिल्स बन जाते थे। तो स्पोरोपोलिन की वजह से क्या होता था? फॉसिलाइजेशन भी होता था। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स के, कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पर है। एंड ये जो एक्साइन है ये हार्ड है और हार्ड होने की वजह से पोलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं? पोलन ग्रेन्स इंटैक्ट रहते हैं फॉर ईयर्स। पोलन ग्रेन कैसे रहते हैं? इंटैक्ट रहते हैं फॉर ईयर्स। और वो क्या बन जाते हैं? कई बार फॉसिल्स भी बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इंटाइन के बारे में बात करें। चलिए आइए इंटाइन के बारे में बात करते हैं। तो इंटाइन क्या है? इनर टू एक्साइन, एक्साइन के अंदर आती है। ठीक है, थिन लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है, क्योंकि एक्साइन में क्या था? ब्रेक्स था, जो कि क्या बनाता था? जर्म पोर बनाता था, जहां से पोलन ट्यूब बाहर आती थी। ठीक है, किसकी बनी हुई है हमारी इंटाइन? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है।
एंड जो इंटाइन का एक्सटेंशन होता है वो क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब बनाकर जाएगी। इंटाइन का एक्सटेंशन क्या होएगा, पोलन ट्यूब बना के जाएगी। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो पोलन ग्रेन का हमारे को पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या है, हमारा फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमीटोफाइट है। ये बन कहाँ रहा है, वापस से अगर हम चलते हैं तो एंथर, एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनस टिश्यू जिसने माइक्रोस्पोर बनाया और माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया, पोलन ग्रेन बनाया। तो ये सारा प्रोसेस, सारी मैच्योरिंग कहाँ हो रही है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है, राइट। जब एंथर क्या होता है, जब हमारा एंथर यंग होता है तब हम जहाँ पर हमारे माइक्रोस्पोर स्टोर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। लेकिन जब एंथर मैच्योर होता है तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। माइक्रोस्पोरेंजियम को यंग एंथर में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। एंड जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। जो पोलन ग्रेन है उसका साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तब भी हमने बात करी थी, ठीक है। एक बार हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर क्या है, ये एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम, मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम किस में बदल गया है, पोलन सैक में बदल गया है। और पोलन सैक के अंदर कौन स्टोर्ड है, हमारे पोलन ग्रेन स्टोर्ड है। कौन स्टोर्ड है, हमारे पोलन ग्रेन स्टोर्ड है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ तक हमारे को पूरा समझ आ गया कि कैसे एक स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल से पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं। पूरी स्टोरी समझ आ गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब हमें बात करनी है पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट की, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।